Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good beta. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. चलिए हम लोग कल पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों का वेट और कर लें 2 मिनट, उसके बाद स्टार्ट कर लो। चलिए अब प्रॉब्लम ब्राचिस्टोक्रोन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ब्राचिस्टोक्रोन। और ये प्रॉब्लम इसी नाम से जानी जाती है, इसलिए इसी नाम से लिख दिया है ब्राचिस्टोक्रोन। यहाँ पे सबसे पहले ब्राचिस्टो मीन्स क्या है वो लिख लें। ब्राचिस्टो मीन्स शॉर्टेस्ट क्रोन means टाइम। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक कर्व है एक कर्व है 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए ए और बी, ये 2 पॉइंट मान लें, या ओ या ए। इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक कर्व है जिस पर एक बीड फिसल रही है। इस बीड के फिसलने का कम से कम टाइम हो, इसके लिए इस कर्व की शेप क्या हो। प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कर्व between O and A to fall down this bead in shortest time. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से ले लिया है, ये पलट दिया है, ये x है और ये y है, ठीक है। और मान लीजिए इस पाथ के मैंने छोटे छोटे हिस्से कर लिए। तो एक छोटे से हिस्से की जो लेंथ होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होती है किसी कर्व की लेंथ। और इसमें अगर एक छोटा सा पार्टिकल फिसलेगा इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जितनी भी इसके अंदर वेलोसिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पर जो गेन वेलोसिटी है v है और इसकी लेंथ जो है ds है, तो b वेलोसिटी से
इस ds को पार करने में लगा समय कितना होगा? ds अपॉन भाई अगर ये x डिस्टेंस है तो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा? अंडर ग्रेविटी। भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के भी पता लगाया जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाए, अगर इस पॉइंट को P मान ले तो एनर्जी एट O, एनर्जी एट P, एनर्जी एट O मान लीजिए रेस्ट से स्लाइड करा तो काइनेटिक एनर्जी 0, और यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल भी 0 मान लेते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgx माइनस का, क्योंकि x डेप्थ गिर गया। तो यहां से v कितना निकल के आएगा? √2gx। और वैसे भी आप कॉमन सेंस से ही बता सकते थे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2gx। क्यों? क्योंकि x डेप्थ गिर गया। तो जो टाइम ऑफ फॉल आएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट √2gx, तो मैं इंटीग्रेट कर दूं O से लेके A तक, तो ये वो टाइम आ जाएगा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है? टाइम ऑफ फॉल ऑफ बीड अंडर ग्रेविटी ऑन ए वायर ऑन ए कर्व, वो ये हो जाएगा। और ds के बारे में आप लोगों को बता ही चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। ds जो होगा वो √dx² प्लस dy², या फिर आप dx बाहर ले लो तो √2gx ये आ जाएगा भाई ds। अब आगे का काम क्या करना है भाई? आपका काम ये है कि मिनिमाइज करना है इसको। तो फॉर टाउ मिनिमम दैट इज वेरिएशन इन टाउ शुड बी इक्वल टू 0। कब होगा? जब when f which is equal to √1 plus y prime square divided by √2gx, और केवल √x ही लिख ले रहा हूं क्योंकि √2g तो कांस्टेंट है, should follow लैग्रेंज आयलर इक्वेशन। तो लैग्रेंज आयलर इक्वेशन में इस f को डाल देते हैं तो बताएंगे क्या थी लैग्रेंज आयलर इक्वेशन? डेल f ओवर डेल बाई माइनस d ओवर dx ऑफ डेल f ओवर डेल बाई प्राइम इज इक्वल टू 0। भाई ये अलग से लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें आप डाल दें f की वैल्यू, f की वैल्यू डाल दें तो भाई f में y तो है नहीं, तो डेल f ओवर डेल बाई तो 0 हो जाएगा। जल्दी से यहां तक नोट करें। सॉरी, d ओवर dx डेल f ओवर डेल बाई प्राइम, वो आप देख सकते हैं बाई प्राइम स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस बाई प्राइम स्क्वायर, यही आ रहा होगा, देख लें।
और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी टी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये डी ओवर डी एक्स जो है वो किसी के बराबर कॉस्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y प्राइम अपॉन स्क्वायर रूट x 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर, यही आ जाएगा। यहां से वाई प्राइम स्क्वायर कितना निकल के आएगा, सर वो लास्ट वाला सीकर एक्स वाई डैश स्क्वायर होगा। क्या चीज बेटा, लास्ट टर्म एक्स होगा, एक्स एक्स होगा। भी आएगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात। तब क्या आएगा, वाई प्राइम, ये उठा के इधर ले जा रहे हैं, तो सी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स, यही तो आएगा। सी स्क्वायर से भी डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे, तो ऊपर एक्स आएगा, नीचे कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए ए है ये कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं वेयर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। मुझे लगता है सही हो गया। यहां से आएगा dy ओवर dx x अपॉन a माइनस एक्स dx। कैन यू इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इस इंटीग्रेशन को बताए में क्या माने, x को सब्स्टिट्यूशन से ही हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है ये। तो x को क्या माने, बोले बेटा, कोई भी बोले बच्चा। ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, इट डिपेंड्स। तो यहां से dx कितना आ जाएगा, 2a sin थीटा into cos थीटा d थीटा। 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये वैल्यू पुट अप कर दो। तो अपने को अभी यहीं अगले पेज पे लिखूंगा मैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। किसी को दिक्कत हो तो बताए। x की जगह और dx की जगह लगा दी वैल्यू, कुछ कटा पिटा, ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या बचा, ए साइन स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लू 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
क्या सही किया है? नहीं, ये इंटीग्रल आप लोग खुद भी कर सकते हो, मैं तो करवा रहा हूँ आप लोग। थीटा 1 का हो जाएगा थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा वो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। और यहां से अगर मैं 2 एलसीएम लूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a/2 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं a/2 को भी एक अनदर कांस्टेंट r मान ले रहा हूँ, एंड 2 थीटा को अनदर कांस्टेंट एक फाई मान ले रहा हूँ। तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा r फाई माइनस साइन फाई। ये बड़ी जानी पहचानी सी इक्वेशन आपको देखी हुई होगी। इसी के टर्म्स में अगर आप चाहें तो इस वाली को भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो x को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और a/2 को अभी आपको बताया मैंने, क्या लिख लो, a/2 को क्या बताया है, r लिख लो, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कॉस फाई लिख लो, यही तो हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू आ गया था r 1 माइनस कॉस फाई, और y इज इक्वल टू सॉल्व किया तो आया कितना, r1 माइनस r फाई माइनस साइन फाई। और दीज आर वेल नोन इक्वेशंस, यू ऑल नो वेरी वेल। ये इक्वेशंस क्या है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, और इसका ओरिजिन भी बताया था मैंने आपको। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन of cycloid, or cycloid is a curve which can be generated through a rolling circle, rolling ring, है ना। साइक्लॉइड क्या है, एक रोल करते हुए रिंग का सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट का लोकस। साइक्लॉइड क्या है, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट का लोकस। यहाँ पर आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेयर आर इज व्हाट, आर का सिग्निफिकेंस है, आर क्या है, जब आपको साइक्लॉइड पढ़ाया था बताया था तो बताया था क्या, आर क्या है, इसमें आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल। कौन सा सर्कल, जिससे ये साइक्लोइड बनता है। जिससे बनता है, यस वेरी गुड। और फाई क्या होता था, एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ सर्कल। मतलब हेयर आर इज रेडियस ऑफ generating circle, and phi is orientation of या angular displacement of circle। सर्कल मतलब जनरेटिंग सर्कल, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब एक सर्कल घूमता है, जब एक सर्कल लुढ़कता है, जैसे मान लीजिए बनाऊं मैं पिक्चर,
थोड़ा सिंबॉलिकली बना रहा हूँ, बाकी तो आप लोग अभी मैं नेट पे भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ये कोई सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, सर्कल लुढ़क रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है। तो लुढ़कते हुए सर्कल का अगर मैं लोकस देखूं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने साइक्लॉइड को, जहां तक है मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच गई होंगी। ये जो रेड कलर का कर्व बनाया है उसे साइक्लॉइड हम बोलते हैं। थर्ड स्लाइड देख ले बेटा। हो गया सर। अभी 1 मिनट रुक जाए आप लोग। बस 1 मिनट बेटा रुको। ये देखें, थोड़ा सा सिंबॉलिकली आपको दिख जाएगा आराम से। दिख रहा है सभी को? Yes. ये देखिए, ये और अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो साइक्लॉइड किस तरीके से जनरेट होता है वो मैंने बताया आपको यहाँ पे केवल, कि जनरेटिंग सर्कल से क्या मतलब है, ठीक है। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा होगा अब। यानी ये पता चल गया कि साइक्लॉइड जो है वो एक कर्व है जो कि डायरेक्ट दिखता नहीं है। वो कैसे मिलेगा आपको? जब आप किसी सर्किल को रोल करोगे, जब आप किसी सर्किल को रोल करोगे तब आपको वो कर्व महसूस होगा, कर्व दिखेगा। यही इसी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्ड थी।
अभी हम लोगों ने तो चुटकियों में कर ली, लेकिन कुछ लोगों से जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ये प्रॉब्लम, उन लोगों से खुद नहीं हुई थी बहुत दिनों तक सॉल्व, इवन 6 मंथ। मैंने आप लोगों को बताया भी था। इस पोजीशन को हम लोग कोऑर्डिनेट वाइज अगर दिखाएं तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, फाई, यहाँ पे फाई कितना होगा 0, यहाँ पर फाई कितना होगा पाई, यहाँ पे फाई कितना होगा 2 पाई। समझ आ रहा है नहीं कुछ? ठीक है, इसी कर्व को हमने इस रेफरेंस ऑफ पॉइंट से कि भाई ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व क्या होगा, तो हमें ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में गिरने के लिए कर्व का शेप क्या होना चाहिए, साइक्लॉइड होना चाहिए। तो हम लोग अब इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि कर्व शुड बी साइक्लॉइड। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, दैट इज ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व इज कर्व इज ए साइक्लॉइड। ठीक है, अब साइक्लॉइड है, ठीक है, इसको हम लोग टॉटोक्रोन कर्व भी कहते हैं। इस साइक्लॉइड कर्व को हम लोग टॉटोक्रोन कर्व भी कहते हैं। तो ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व is also called as a tautochrone curve। टॉटोक्रोन आप लोगों ने नाम सुना है, टॉटो का नाम सुना है, टॉटो केमिस्ट्री में सुना होगा, टॉटो आइसोमेरेजिन। टॉटो मीन्स यहाँ पे सेम और क्रोन मीन्स टाइम। मतलब इस कर्व को हम लोग टॉटोक्रोन कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कर्व पे आप कहीं से भी स्टार्ट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप हमेशा बॉटम पे सेम टाइम में पहुंचोगे। मींस कहना क्या चाह रहा हूं मैं, जैसे आप यहाँ पे ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व डालें या टॉटोक्रोन डाल दें, टॉटोक्रोन, ब्राचिस्टो-क्रोन, ये आप देखें जरा पिक्चर को, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। आप देख रहे हैं 3-4 पार्टिकल को इसी कर्व पर अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है, और अलग अलग पोजीशन पे होने के बावजूद भी इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, बावजूद इसके ये सेम टाइम पर नीचे पहुंच रहे हैं, एक ही समय में ये नीचे पहुंच रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टॉटोक्रोन कर्व। तो ये सब बहुत लोगों ने काम किया, उसके बाद ये सब रिजल्ट निकाले जो हम लोग जरा जरा जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हैं, और यहीं से उन्होंने वर्चुअल ग्रेविटी का भी कंसेप्ट दिया था। फिलहाल हम लोग अपने पॉइंट पे रहते हैं। तो कैसे हम ये प्रूव करें कि साइक्लॉइड कर्व इज ए टॉटोक्रोन कर्व, मतलब तीनों कहीं से इररिस्पेक्टिव आप कहीं से भी ले सेम रहे, है ना टाइम। तो कैसे हम करें उसके लिए देखें,
तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम तो हमने निकाल लिया, किस कर्व पर होगा। पहले मैंने आर्बिट्रेरी शेप का बनाया था, अब मैं आर्बिट्रेरी नहीं बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा कैसा कर्व, साइक्लॉइड O2A। क्योंकि अब हम प्रूव कर चुके हैं, पहले मैंने पिक्चर ऐसा बनाया था टेढ़ा मेढ़ा, अब मैं प्रूव कर चुका हूं कि टॉटोक्रोन कर्व इज ऑफ द शेप ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, अब इस साइक्लॉइड कर्व पे फिसलने का समय कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं, तो हम शॉर्टेस्ट टाइम भी निकाल लेते हैं जल्दी से। क्योंकि हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि भाई कितने टाइम में, मतलब कौन से कर्व पर ये नीचे पहुंचेगा, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम निकाले तो हम क्या करें, इस कर्व को इक्वेशन को पुट कर देते हैं। हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम क्या था, इंटीग्रल O2A स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2gx। बेटा आवाज बंद कर ले अपनी। स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2gx dx। तो अब जैसे हमें ये पता चल गया भाई इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और हमें ये पता लगाना हो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को पुट कर दोगे उस फंक्शन में। तो पुट कर देते हैं भाई यहाँ पर, भाई फॉर साइक्लोइड x इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, r 1 माइनस कॉस फाई, और y इज इक्वल टू क्या लिखा था, r फाई माइनस साइन फाई। ये देख लें आप पीछे। तो यहां से हमें dx और dy की वैल्यू की जरूरत होगी। अच्छा, इसको भी इस फॉर्म में लिख के इस फॉर्म में लिख ले तो भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हम dx और dy की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से dx कितना आएगा कोई बताएगा, r साइन फाई डी फाई, और यहां से dy कितना आएगा, r 1 माइनस कॉस फाई डी फाई। जरा आप ये वैल्यू पुट कर दें dx और dy की फटाफट, dx dy और x की वैल्यू पुट कर दें। dx और dy की वैल्यू पुट कर देंगे तो टाउ मिनिमम कितना निकल के आएगा, इंटीग्रल, भाई अब फाई की टर्म्स में लगा रहे हो तो फाई की लिमिट कितनी होगी आधे कर्व के लिए, 0 टू पाई। भाई आधा कर्व ही तो है ये, कोऑर्डिनेट अगर देखें तो फाई इज इक्वल टू 0 वाली जगह है, और ये वाली जगह देखें तो फाई इज इक्वल टू पाई वाली जगह है। अगर ये पूरा कर्व बना देते तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई वाली जगह होती। आप dx और dy की वैल्यू डाल दें और देखें क्या निकल के आ रहा है। बहुत कठिन नहीं पड़ेगा, एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में। चलो मैं खुद ही लगाता हूँ। देखो ये बन रहा है आर अंडर रूट, स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 माइनस कॉस फाई होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2gx की जगह r 1 माइनस कॉस फाई।
d5 यही तो लगाया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 cos फाई 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos फाई 1 - cos फाई से कैंसिल हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को दिख गया होगा आंसर, π√r/g आ जाएगा सीधा सीधा। नहीं आ गया? सॉल्व कर ले, बिना सॉल्व करे ना सोचें क्या आएगा। अरे किसी का आया या फिर लिख लिया सबने बस? आ गया सर। आ गया होगा, सिंपल है बिल्कुल, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज एक जैसी हो जाएगी। अब आप देखें, ये तो टाइम लगा इसको फिसलने में कितना, π√r/g। व्हाट इज r? r इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल। बहुत साइक्लॉइड। सारे लोगों को लगता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ साइक्लॉइड, ये गलत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है ये रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल है, जिससे जनरेट हुआ है कौन? जिससे जनरेट हुआ है वो साइक्लॉइड। ठीक है, अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं और इनिशियल पॉइंट को बदल के देखते हैं। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, मतलब ब्रैकेट का। आप लोग अगर परेशान हो गए हो तो, इफ इनिशियल पॉइंट इज फाई = फाई नॉट, मतलब इनिशियल पॉइंट को मैंने क्या किया, फाई = फाई नॉट पे शिफ्ट कर दिया। मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं अभी भी समय उतना ही लगेगा। तो मैंने जब फाई = फाई नॉट पे शिफ्ट किया, तो आप बता सकते हैं ये x मैंने अपनी बार स्टार्टिंग पॉइंट यहां लिया है, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है ए, तो मैंने O' ले लिया है स्टार्टिंग पॉइंट। इस O' के कोऑर्डिनेट है कितने, फाई = फाई नॉट। और मैं ऐसा करता हूं ना, इतनी जगह को मैं डैश डैश से दिखा देता हूं, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ अब स्टार्ट हमें यहां से करना है ये उसी का हिस्सा। तो फाई = फाई नॉट वाली जगह से जब इसको आप गिराओगे, तो अब इसको पार करने में वेलोसिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? वेलोसिटी कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल वही है जो पहले था, क्योंकि प्रॉब्लम बदली नहीं है मैंने। √2g - x0। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ फाई नॉट है, और इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लीजिए x0 y0 है। तो भाई अगर ये डिस्टेंस x0 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x - x0 ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ रेस्ट से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा पी पॉइंट पर? √2g x - x0। सहमत हो नहीं? तो यहां से टाइम पे फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब एक्सप्रेशन पे तो फर्क आ ही जाएगा। √1 + y' स्क्वायर तो आएगा ही, इसको टाउ डैश मान ले रहा हूं,
1+y² dx आएगा। √2gx की जगह पे बस एक फर्क पड़ जाएगा, √2gx माइनस x0 हो जाएगा। भाई आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। आ रहा है। एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी -mgx0। काइनेटिक एनर्जी एट P mv² -mgx, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2gx माइनस x0। अब भी समझ में आ गई होगी बात। तो ये टाइम पे फर्क पड़ जाएगा, हमें ये प्रूव करना है ये टाउ डैश वही होगा जो टाउ होगा। तो हमें पता है सिंस वी हैव x इज इक्वल टू कितना था, r1 माइनस cos फाई, और y इज इक्वल टू कितना था, r फाई माइनस साइन फाई। तो यहां से x0 भी लिख ही ले। x0 कितना होगा, कोई बताएगा? r1 माइनस cos फाई नॉट। In terms of phi naught, x naught can be represented as r1 minus phi naught। phi naught लगा दिया मैंने। जब phi naught है तब x कोऑर्डिनेट x naught है। ये तीनों वैल्यू डाल दें जरा आप इसमें टाउ डैश में, तो टाउ मिनिमम ही आएगा। अब ऑब्वियस है, मिनिमम तो होगा ही, क्योंकि आपने कर्व कौन सा डाल रहे हो, साइक्लॉइड की इक्वेशन डाल रहे हो, तो इस पे कर्व पे जो समय होगा वो तो मिनिमम होगा, लेकिन वो दूसरा मिनिमम टाइम होगा। इंटीग्रल की लिमिट क्या लगेंगी, फाई नॉट से पाई तक, यही तो बात है। और ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा जरा बताओगे? इसको अच्छा फिर से वापस वहीं उसी फॉर्म में लिख ले रहा हूं। ऊपर वाला तो डायरेक्ट ही बता दो आप लोग। 2r sin phi by 2 d phi। r √2 1 माइनस कॉस पाई आएगा। इसे पूरा सोल्व करने के बाद बताया, हाँ पूरा सोल्व होने के बाद बताया था। अच्छा अच्छा, पूरा बता दिया था। और नीचे वाला क्या आएगा, √2gr cos फाई नॉट माइनस cos पाई। देखो एक बार चेक करो, यही आ रहा नहीं। x की जगह लगा दो 1 माइनस cos फाई नॉट, x नॉट की जगह, और x की जगह 1 माइनस cos फाई, यही तो आएगा। और ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो वो आपको अभी लगवाया था मैंने, पीछे वाले देख लो, चाहो चेक कर लो। करके देखो, करके देखो, करके देखोगे तो अच्छा रहेगा। इसके आगे की कैलकुलेशन इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इस इंटीग्रल को आप लोग सॉल्व करें, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इस इंटीग्रल को और सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग।
5 मिनट का वक्त है, आप लोग लगाएं, अपने पेन उनका इस्तेमाल करें। फाई नॉट जो है कांस्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत कठिन इंटीग्रल नहीं है, ये भी बता दूं आप लोगों को। ऊपर क्या करो, 1 - cos फाई को साइन स्क्वायर फाई के टर्म्स में लिख लो, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा के, और नीचे वाले को कॉस में बदल लो, हाफ एंगल लगा के, और नीचे वाले को टी मान लो, ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। ऐसे ही कर रहे हो। किसी का आया? किसी एक बच्चे का भी इंटीग्रल सॉल्व हुआ? नहीं हुआ तो थोड़ा सहारा ले लो, इससे सामने स्क्रीन पे आपके है। स्क्रीन पे आपके देखो, कोई गलती आपको लग रही हो तो बताओ, या आप लोगों के अपना करने के बाद थोड़ा समझ में आ जाएगा। नोट करें, अपने आप समझ में आ जाएगा। यही तो करोगे, यही तो मैंने बोला, ऊपर वाले को साइन में बदल लो और नीचे वाले को कॉस में। कॉस को टी मान लो, ऊपर साइन 5/2 बैठा हुआ है। क्या वो किसी को समझ में आया कि नहीं? यस सर। आ गया? कितना सिंपल था। ये cos 5/2 को तो φ0/2 को तो भूल जाओ, वो तो ए का काम कर रहा है। √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो अल्फा अपॉन ए की जगह cos 5/2, लिमिट लगाओगे cos 5/2 लगाओगे तो 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π√r/g आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट? दैट इज टाउ मिनिमम, टाउ डैश मिनिमम सभी कितने के बराबर आ रहे हैं? π√r/g के बराबर आ रहे हैं। देख लो, किसी को कैलकुलेशन की कोई स्टेप ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर हुआ नहीं? कोई एक भी बच्चा बोलेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, आप पूछ लो मुझसे कोई भी।
अदिति सक्सेना कोई है? यस सर। बेटा हो गया? जी सर। आ गया ना, समझ में आ गई पूरी बात? जी सर, आ गया समझ में। अजय, अजय हाँ बेटा हो गया। अजय हो गया आपका? सर ये जो लोअर लिमिट यहाँ पे cos फाई नॉट बाई 2 है, ऊपर क्यों लिया गया है? बेटा जब फाई की वैल्यू फाई नॉट होगी तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा cos फाई नॉट बाई 2। वही लगाइए। नहीं तो ये लोअर लिमिट है ना, हाँ लोअर लिमिट है। यहाँ पे अपर लिमिट की तरह। अरे बेटा तो माइनस साइन भी तो एडजस्ट कराए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही, ठीक है सर। चलो बाकी मैं सब लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अपनी भावनाएं भले ही मुझे नहीं बता रहे, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप बता देना। राजेश कोई है? राजेश, राहुल जोशी, राहुल बेटा हो गया? राहुल आवाज नहीं आ रही आपकी। मैसेज लिखो, मैसेज लिखो, चैट में लिख दो। आस्था मीना हो गया? जी सर। योगिता? यस सर, हो गया। चलो बेटा मान के चल रहा हूँ काफी लोगों का हो गया है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि भाई आप कर्व पर कहीं से भी फिसले, आप क्या होंगे, समान समय में नीचे आएंगे। इसको अगर आप थोड़ा डिमोन्स्ट्रेट करें तो मैं आपको विकिपीडिया पेज पर ही डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं कि इसका मतलब ये है। ठीक है, और इस पर बेस्ड कई लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल किया। इस बात का आप सोच के देखो कि अगर साइक्लॉइड कर्व हो, अगर साइक्लॉइड कर्व हो, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व, और इस पे आप पार्टिकल को यहां से छोड़ो तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर ये अंडर ग्रेविटी इस तरीके से ऑसिलेट करे, ऐसे ऐसे जाए, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? 4 टाउ मिनिमम। हाँ 4 into टाउ मिनिमम। 4 इंटू आप फिर से बोलना बेटा, 4 इंटू टाउ मिनिमम। नहीं, ठीक है, पाई आर बाई जी, ये बोल सकता हूँ? नहीं हाँ। भाई यहां से यहां तक आने में लगा समय कितना होगा? पाई अंडर रूट आर बाई जी। फिर यहां से यहां तक जाने में लगा समय पाई अंडर रूट आर बाई जी। फिर नीचे आने में लगा समय पाई अंडर रूट आर बाई जी। ऊपर फिर जाने में लगा समय पाई अंडर रूट आर बाई जी, मीन्स 4 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार बताइए, यहां से अगर छोड़े तो कितना टाइम पीरियड होगा? 2 पाई मल्टीपल। ये रेड कलर का अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो सेम ही होगा। सेम ही होगा। सेम अच्छा, होगा। अगर अगर कोई और कलर का पेन मैं बना दूं इसमें, यहाँ पे ये, तो भी सेम होगा। इसका मतलब कुछ दिमाग में घंटी बज रही है आपके, कि आपने सुना होगा लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए ऑसिलेटरी मोशन में टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट होता था। अभी प्रूव किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने, हाँ करा था। सर, हाँ सर। और स्मॉल ऑसिलेशन का पीरियड कुछ और आता था और लार्ज ऑसिलेशन का पीरियड कुछ और आता था। लेकिन क्या ऐसा यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा।
इसलिए इस बात का इस्तेमाल करके हाइगेंस ने एक पेंडुलम बनाया, जिसे हाइगेंस पेंडुलम के नाम से फेमस, यही कंसेप्ट हाइगेंस पेंडुलम में था। नाम सुना होगा आप लोगों ने हाइगेंस का, बहुत फेमस नाम है। और हाइगेंस पेंडुलम का क्या कंसेप्ट था कि उन्होंने कहा कि कर्व को कैसे भी क्या कर दो, साइक्लॉइड बना दो, सर्कल की जगह साइक्लॉइड बना दो, तो आप फिर किसी भी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी एम्पलीट्यूड से छोड़ेंगे, टाइम पीरियड कितना आएगा, बराबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी मोशन पर या फिर उसके टाइम पीरियड पर। तो वही चीज मैं ये दिखाने चाह रहा हूं। ये देखें आप जरा, इसको इस तरीके का शेप का बनाया गया है जिससे कि ये साइक्लॉइड रहे। आप देख रहे हैं एक गोली कहीं से गिराई जा रही है और एक गोली कहीं और से, लेकिन आप पास में रहिए एक साथ, देखते रहे, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी बात क्या कहना चाह रहा हूं। इनिशियल पॉइंट एक साइड में, दूसरी गोली का कहीं और है और एक गोली का कहीं और है, लेकिन एक साथ रहेंगे। सही समझ में आ रही बात? आप लोगों को मोशनल पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये मतलब मूवी टाइप दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. और देखिए आप लोग, ये हाइगेंस की इस बुक में इसका जिक्र है इनका। ये देखिए आप जरा, इन्होंने इस तरीके से दीवारों को बना लिया था जिससे कि ये जब पेंडुलम हिले तो सर्कल पे ना हिल के साइक्लॉइड पर हिले, क्योंकि साइक्लॉइड और सर्कल में अगर देखें तो फर्क क्या है, थोड़ा सा कर्वेचर का फर्क है। मिडिल मतलब बीच के जगह पर तो लगभग साइक्लॉइड और सर्कल एक जैसा होता है, लेकिन किनारों पर थोड़ा ज्यादा स्टीपी होता है साइक्लॉइड। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दीवारें बना ली कुछ इस तरीके की, दीवारें बना ली इस तरीके की कि ये जब डोरी इस जगह से जाके टकराए तो ये दीवार पे लपेट जाए और वो इस कर्व पर ना जाके इस कर्व पे जाए, जिससे कि ये साइक्लॉइड बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर का जो पेंडुलम है वो बड़े कम डिस्प्लेसमेंट का है, येलो कलर का उससे ज्यादा है, ग्रीन कलर का सब, और ये जो वॉयलेट कलर का है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन सबका टाइम पीरियड बराबर है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, सबका टाइम पीरियड बराबर है। यही मैंने प्रूव किया है अभी। नहीं समझ में आया? आइडिया बहुत अच्छी है। चलिए, ये तो था हाइगेंस पेंडुलम का कंसेप्ट। आप इसके बारे में अगर गूगल पे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। और ये टॉटोक्रोन कर्व के नाम से फेमस है, आइसोक्रोन कर्व के नाम से फेमस है, ठीक है। और टॉटोक्रोन कर्व का इस्तेमाल जो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया, इसके बारे में भी चर्चा है, आप लोग देख सकते हैं। और वो सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो इसमें है लगभग, ठीक है। तो काफी अच्छा टॉपिक था ये, अगर आप लोगों ने समझा हो तो। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो लोग भी थोड़ा देख लें क्या पढ़ाया अभी तक मैंने। ब्राचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम अभी तक कंप्लीट कराइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो था वेरिएशनल प्रिंसिपल के मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। थोड़ा एप्लीकेशन इसका मैकेनिक्स में देखते हैं। ऑप्टिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता होगा, लेकिन चूंकि नेट के सिलेबस में ऑप्टिक्स नहीं है लेकिन आप लोगों ने बीएससी में ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, आई थिंक बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसमें फर्मेट्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा। उसमें फर्मेट्स प्रिंसिपल में भी आप ऐसे ही प्रूव करते हो कि लाइट रे उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें मिनिमम ऑप्टिकल पाथ को ट्रेवल करना पड़े। वैसे ही क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा हाइगेंस, वो सॉरी हैमिल्टन प्रिंसिपल की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं।
Hamilton's principle is also an application of variational principle. और हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही एक लाइन में कह देता हूं पूरी बात को कि एक्शन, नेचर वांट्स टू मिनिमाइज द एक्शन, नेचर wants to minimize the action. एक्शन एस से रिप्रेजेंट भी किया था मैंने, ठीक है ना? दैट इज, अब आप पूछो ये क्यों नेचर क्यों चाहती है? नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊं तो मतलब बताऊं क्या, या तो आपको पता ही होगा, और बाकी जिनको नहीं पता होगा उन कोरोना ने समझा दिया सबको कि नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। आप कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ा ले, आप कितनी भी जीवन में गड़बड़ी कर ले, मतलब हम लोग कितनी भी गड़बड़ी कर ले, लेकिन नेचर को आता है उसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि नेचर से बड़ा मैनेजर कोई नहीं है। एक बार जब तूफान आता है, अभी आप लोगों ने सुना होगा तूफान एक बहुत चर्चा में है, बहुत ज्यादा त्रासदी करी है उस तूफान ने। किसी को नाम पता है? यस सर। ताउते। कोई वहां से तो नहीं है? गुजरात वगैरह से कोई है? बॉम्बे? यहाँ तक इफेक्ट है सर उसका। चलो खैर कोई नहीं। तो नेचर को पता है कैसे उसे मैनेज करना है। नेचर के लिए हम कुछ नहीं, हम अपना छत जो है, जो बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, उसमें छुपने का जुगाड़ ढूंढते हैं जब नेचर अपना काम करती है। नेचर से लड़ाई नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हम कागज के पत्ते भी नहीं है। खैर, तो नेचर वांट्स टू मिनिमाइज द एक्शन। मैंने पूछा हाँ क्यों करती है। क्यों करती है, ये नेचर का इंटेंशन है, क्योंकि वो चीजें जब मिनिमाइज करके रखेगी तभी उसको मैनेज कर पाएगी चीजों को। जैसे बहुत अच्छा मैनेजर घर का कौन होता है? मदर, फादर। आपने देखा होगा कि चीजें खत्म नहीं होती तब तक मदर जो है मंगवा लेती। आपकी माँ या मेरी माँ मंगवा लेती, भाई चीनी खत्म हो गई। कभी बच्चे ऐसा नहीं होगा बिना चीनी के दूध पी ले। उनको मैनेज करना आता है, कैसे मैनेज करना है उसको, है ना? तो हर जगह मैनेजमेंट क्या है? ऑप्टिमाइज्ड ग्रोथ। ऑप्टिमाइज्ड ग्रोथ मतलब कम से कम में अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक चीजें चलाना, ये है बेसिकली मैनेजमेंट। यही आपके साथ, आप भी अपनी लाइफ भर मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास 6 मंथ का टाइम मिला है ना? आप जब नर्सरी में थे, एनसी में, केजी में, सुना होगा ये सब, है ना? केजी जी तो पढ़े ही होगे आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू 12th, 12वीं तक भी। भाई एक साल में एग्जाम होते थे, आधे साल में हाफरली एग्जाम होता था, 1/4 में क्वार्टरली एग्जाम होते थे। आप लोग करते क्या थे? आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया? बेटा इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, खेलना भी है, इंजॉय भी करना है लाइफ को, है ना? जीवन में हर वो चीज करनी है जो करने योग्य है, और उसके बावजूद भी आपको कितना समय मिला है? मात्र क्वार्टर ईयर, 1 साल के अंदर आपको ये करना है। ऐसी 6 महीने में आपको नेट करना है। इसके लिए आपको कितना मैनेज करोगे, ये आप हर वक्त कैलकुलेशन करते रहते हो। तो ये कहना कि मैंने कभी वेरिएशनल प्रिंसिपल नहीं लगाया, ये गलत है। आप हमेशा वेरिएशनल प्रिंसिपल लगाते रहते हो अपनी लाइफ में, बस ये मैथमेटिकल फॉर्म में है। अगर आप भी अपने वेरिएशनल प्रिंसिपल को मैथमेटिकल फॉर्म में लगाना चाहो, लगा सकते हो। जैसे अगर आप अपनी ग्रोथ को जी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दो और ये कह दो कि मेरी ग्रोथ किस किस पर डिपेंडेंट है, मेरी पढ़ाई या एजुकेशन का फंक्शन में मान लूं कि ये, या नेट का ही फंक्शन बना देता हूं एक NET,
ये किस किस का फंक्शन है, किस किस का फंक्शन है? नेट का एग्जाम किस किस का फंक्शन है, किस किस चीजों से इफेक्ट पड़ता है नेट के रिजल्ट पर? सिलेबस, टाइम, वर्क। सिलेबस, टाइम, टाइम, आपका रेट पढ़ने का, रेट ऑफ स्टडी, इट इज ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब पता चला आप साल भर में एक चीज पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका नेट हो जाए, तो ये नहीं होगा उस स्पेसिफिक टाइम में। तो रेट पर, और देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिन पर आपका ये नेट का रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको फंक्शन बनाना चाहें तो फंक्शन बना सकते हैं। ये देखें आप, कुछ भी रेट ऑफ स्टडी को ds अपॉन dt लिख दें और बना दें कुछ भी फंक्शन, जो भी और भी पैरामीटर्स है, ये भी एक तरीके से क्या हो गया आपका फंक्शनल। और आप इसको ग्रोथ चेक करना चाहते हैं तो आप चेक करें और आप लगाएं, इसमें स्टडी पे लगा के देखें इसको, एक नया रिसर्च हो जाएगी आपकी। और लोग अभी भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर रिएक्शन को मिनिमाइज करना चाहती है नेचर, तो लैग्रांजियन मींस दिस इंटीग्रैंड मस्ट फॉलो लैग्रांजे आइलर इक्वेशन। और ये लैग्रेंजे आइलर इक्वेशन बहुत फेमस हो गई है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने इस अप्रोच को ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन इस तरीके से नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा के निकाला था। लेकिन दिस अप्रोच इज मोस्ट जनरल अप्रोच, मतलब ये अप्रोच हमने नेचर के इंट्यूशन को देखते हुए बनाई। नेचर क्या चाहती है, मिनिमाइज करना एक्शन को, उससे निकल के आई है ये चीज। तो आप कई बुक्स में देखेंगे कि लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन को पढ़ाने का, जैसे आपने लंडाऊ वगैरह की बुक अगर पढ़ी हो तो वहां पे यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे हैमिल्टन प्रिंसिपल लिखा हो। किसी ने पढ़ी है ये सब बुक जिसमें हैमिल्टन प्रिंसिपल से स्टार्ट किया हुआ हो? जैसे आप गोल्डस्टीन वगैरह की पढ़ेंगे, उसमें हैमिल्टन प्रिंसिपल से स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो ये क्या है, डिफरेंट अप्रोच है और ये बहुत जनरल अप्रोच है। इस अप्रोच को आप विदाउट एनी कंडीशन आप कहीं भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और इनफैक्ट अभी भी आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेट करेंगे। आप देख रहे होगे मेरी आवाज में भी थोड़ी सी भड़क आ गई है। अभी तक मैं भी धीरे धीरे बोल रहा था, अब मैं भी एक्साइटेड हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, लैग्रेंजे आइलर इक्वेशन को फॉलो करेगा। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टन प्रिंसिपल, नॉट मोर देन दिस। तो कैसे आपको करना है, जस्ट एफ को एल से रिप्लेस कर देना है। और क्या किया गया है, बाई प्राइम की जगह मैंने बाई लिख दिया, क्यू डॉट लिख दिया है। क्यू की जगह, सॉरी एक्स की जगह मैंने टी लिख दिया है। वाई की जगह मैंने क्यू लिख दिया है। बस यही तो है, बाकी सब तो वही है पुराना। इसको लिखते थे तो ये है वेरिएशनल प्रिंसिपल है। और इसी वेरिएशनल प्रिंसिपल को अगर इस फॉर्म में लिख दें तो ये हैमिल्टन प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अगर आप देखें तो नेचर की इंट्यूशन को समझना आसान काम नहीं था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था हैमिल्टन का। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं, जिसको हम लोग एक्शन और एक्शन इंटीग्रल बोलते हैं। ये फिर भी एक बार लिख देता हूं, जैसे कि ये डेफिनेशन तो आपको बता ही चुका हूं काफी हद तक, लेकिन बस एक्शन इंटीग्रल का एक बार और फार्मूला लिख देता हूं, टी टू टी एफ एल डी टी। ये है एक्शन इंटीग्रल। इसकी यूनिट क्या होगी अगर मैं एसआई में पूछूं, एम के एस यूनिट पूछी गई है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। बताएगा कोई?
अरे जूल सेकंड। जूल सेकंड। भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जूल में आएगा और टाइम सेकंड में आएगा। दिस एस्टिमेट्स एक्टिवनेस या एक्टिविटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इस पर कई बार नेट में गेट में सवाल पूछे गए हैं। कई बार मतलब मैं बहुत बार नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आप पूछे गए। मैं आप लोगों को 2-4 सवाल दिखाता हूं करवा के, उसके बाद हम लोग एक नए जगह पहुंचेंगे। एक मिनट रुक जाए बस। ये दिख रहा है, पहला क्वेश्चन देखें आप। A particle of mass m is equal to 0.1 kg is initially at rest at origin. It starts moving with a constant acceleration a is equal to 10 I cap meter per second square at t is equal to 0. The action s of the particle in units of joule second at t is equal to 2 second is. और भी क्वेश्चन होंगे। एक मिनट रुको, पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसका ढूंढता हूँ। उसमें भी पॉसिबल की है इस वाले में। एक ये देखो 2018 में आया हुआ। और गेट में भी आया हुआ था एक क्वेश्चन, लेकिन वो भी देख लेता हूँ। अभी ये तीनों करवा देता हूँ।
एक मिनट रुकना बस, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं तीनों कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुंच जाए बात। ठीक है, चलिए, दिख रहा है आप लोगों को? बेटा दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन देखें, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is equal to 0.1 kg is initially at rest at origin. It starts moving with a uniform acceleration of a is equal to 10 I cap. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t is equal to 0. तो हमें क्या बताना है कि हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो ये देखें। m is equal to हमें दिया हुआ है 0.1 kg, t is equal to 0 पर it starts from origin, b is equal to 0, x is equal to 0, और हमें दिया हुआ है a वेक्टर इज इक्वल टू 10 I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। और अगर हम कहें तो क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है या एक ब्लॉक है जो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, u इज इक्वल टू 0 से, और मान लीजिए इस पे F फोर्स लगाया गया, एक्शन ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन में तो फोर्स भी होगा, F फोर्स लगा के इसको t इज इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? t इज इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20। नहीं, 10 उनमें मत बताओ, अभी अभी मुझे सिंबल में बताओ, सिंबल 80। हाँ, ये बता दो बस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा सकते हो, b बराबर u प्लस 80, और कितनी दूरी तय कर लेगा? हाफ 80, ठीक है ना? ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू t काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m b स्क्वायर, सही बोल रहा हूं? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोई बताएगा? 0। 0 बेटा तब होगी जब फोर्स नहीं होता। ये जो काम कर रहे हो, फोर्स आगे बढ़ा रहा है इसको, तो इस पे वर्कआउट भी हो रहा होगा ना। पहले इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी थी भाई? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी ना। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर। तो भाई कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी डाउन हुई होगी ना इतनी। काइनेटिक एनर्जी वरना बढ़ कैसे रही है? लॉस किसका हो रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। अगर हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कितना होगा? हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा तो आप ये बताओ, इतनी दूरी तय करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस फोर्स को? इस फोर्स को इतनी दूरी तय करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? F इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। F बराबर क्या है? m। ये वर्क कहाँ जा रहा है? स्टोर। ये वर्क कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? गिरेगी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब एक्शन इंटीग्रल अगर आप देखें क्या होगा? इंटीग्रल एल डी टी होता है, मतलब टी माइनस बी डी टी, 0 टू टी।
तो इंटीग्रल 0 टू टी माइनस डी टी हो जाएगा कितना, एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। एम ए स्क्वायर बाहर, टी क्यूब बाई 3, यानी 1/3 टी क्यूब, यही तो हो जाएगा। इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू आ गया आपका एक्शन एज ए वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 1/3 एम ए स्क्वायर टी क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया भाई इस केस में। आपसे पूछा गया है, आपको क्या क्या गिवन है आप लगा दो इसमें। आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस आपको पूछा गया है कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। एम की वैल्यू 0.1 है, ए की वैल्यू 10 है, इंटू 2 क्यूब। देख ले एक बार, कितना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 26.67। 26.67। तो आंसर आ गया 26.67। ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा पूछूं तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है टी वर्सेस एक्शन प्लॉट कैसा होगा, टी क्यूब के प्रोपोर्शन, मतलब कुछ इस तरीके का। आ रहा समझ में कुछ आपको? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है। टी क्यूब के प्रोपोर्शन में एस, नहीं समझ में आया? यही क्वेश्चन दिया जाए और इसमें ये 4 ऑब्जेक्टिव बना दिए जाए और 4 ग्राफ बना दिए जाए। आपसे पूछा जाए एक्शन किसके प्रोपोर्शन में होगा, या फिर ग्राफ पूछ लिया जाए किस शेप में होगा, तो ये एक नए क्वेश्चन बन सकते हैं। बंद कर लें आवाज। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ ले। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आई तो पूछ ले। गलती कहाँ होती है बच्चों से, ये बता देता हूँ। वो सीधे t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई 0 पर निकाल लो और t इक्वल टू 2 पर निकाल लो, तो नहीं निकलेगा आपका आंसर सही। पहले आपको एक्शन को टाइम के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, फिर लगाओगे तब आएगा आंसर। क्योंकि आप सीधे किसी इंस्टेंट पर निकालने में आप उसकी फंक्शनल बिहेवियर को खो दोगे। अगला क्वेश्चन देखें, 23 नंबर। ये 2018 में नेट में आया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन। ये 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन इज डिस्क्राइब बाय लैग्रेंज। एक्चुअल में देखिए आप, अब ये कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन? बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी कि भाई ये इधर उधर, ये दिया हुआ कहाँ है? ये लैग्रांजियन में। लेकिन ये आज मैं करवा रहा हूं, जब मैंने एक्शन पढ़ाया। आप समझ रहे हो मेरी मजबूरी कि लैग्रांजियन कहने को लैग्रांजियन है, लेकिन ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको एक्शन नहीं समझ में आएगा, और एक्शन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है एक्शन, उसी से रिलेटेड है हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो दे आर इंटर रिलेटेड। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दी असाइनमेंट्स ऑफ लैग्रेंजियन। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात मेरी? नहीं, मेरी बात में सत्यता नजर आ रही है कुछ या नहीं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये यही तो लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? ये कौन चीज है? ये है क्या चीज? कोई बताएगा ये है क्या चीज जिसका लैग्रांजियन ऐसा है?
ये कौन सी चीज है जिसका लैग्रेंजियन ऐसा है? सर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो सकता है। या सीधे सीधे नहीं कहते एसएचएम है, एसएचओ है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब या तो आप बहुत दिमाग लगा दो या फिर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट बता सकते हो मुझे? कोई नहीं। क्यों लिख दिया पता है? के भी बने और एम भी बने। और इसका सोल्यूशन बता सकते हो? साइन में होगा या कॉस में होगा? कोई बताएगा? साइन में होगा कि कॉस में होगा? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। क्यों? सर t = 0 पे x 0 होना चाहिए ना। वेरी गुड। तो यहां से ये देखकर मैंने डायरेक्ट साइन में लिख लिया, अदरवाइज मैं कॉस में लिख लेता तो फाई लिखता, फिर फाई को इस कंडीशन से निकालता, उससे बच लिया। ठीक है। अब एट t = t0, x = हाउ मच? x0। तो a = बता सकते हो क्या होगा? तो a = क्या होगा? अरे x0/sin t0। यानी ओवरऑल क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया अपने पास। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्शन अलोंग द पाथ, क्लासिकल पाथ। तो वैल्यू ऑफ एक्शन इंटीग्रल निकालनी है। तो एक्शन क्या होता है? इंटीग्रल कहां से कहां तक? t0 से t0 तक। ऐसे तो लिखा हुआ है। लैग्रेंजियन में हाफ m, m तो है नहीं। लैग्रेंजियन क्या था? हाफ x0² ना। तो x0 कितना होगा? x तो हमें पता ही चल गया कितना है। तो x0 कितना होगा? a cos t माइनस हाफ x² a sin t। मैंने कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू डाल दी है। ये बन गया a, बाहर आ गया 2, बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 0 to t0 cos 2t dt a²/2 cos 2t क्या होगा? sin 2t/2। लिमिट लगाओगे तो t0 a की वैल्यू डाल दूं तो x0² sin स्क्वायर x0 ना sin स्क्वायर t0 इंटू sin 2t0 इंटू 4। सही है नहीं? अरे सही है। a की वैल्यू भी डाल दी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं। साइन को साइन में तो नहीं कर रहा है। तो sin 2t को sin 2t cos 2t 2 sin t0 cos t0 लगा दे। अब कुछ कैंसिल हो गया, sin t0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 चला गया, तो आ गया x0² cos t0/sin t0 कितना होगा? tan t0 ना cot t0। cot t0। कुछ मैच करा? अब ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे। यस सर। सिंपल है। अगर आपको ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देख मिल रहा है तो देख मिल रहा है, नहीं देख मिल रहा है तो कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के तब कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेजी से कर रहे हो।
क्या ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और आया हुआ है, बाकी सब तो अभी तक इससे रिलेटेड 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, नेट गेट और जस्ट में और टीफर में। A projectile of mass 1 kg is launched at an angle theta is equal to 30 degrees. चलिए थोड़ी देर के लिए थीटा को 30 डिग्री मान लेंगे, अभी थीटा ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। और मास 1 kg दिया हुआ है, और फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू 0 द टाइम टेक टाइम बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है कैपिटल T, ठीक है। इफ इट इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ u, समझाने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्शन इंटीग्रल, अगेन दिस एक्शन फॉर द इंटायर फ्लाइट इन द यूनिट्स ऑफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये वही हुआ। तो वैल्यू ऑफ एक्शन इंटीग्रल चाहिए, फिर एक्शन का मतलब क्या हुआ, 0 to t, इंटायर फ्लाइट का मतलब तो यही हुआ। और t की वैल्यू पता है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नहीं, 0 to t लिखा हुआ है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, यहाँ t नहीं है, 1 है, 1 सेकेंड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंटीग्रल 0 to t माइनस v dt, ये कैलकुलेट करना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, एक बार जरा गेट 2019 का कहीं पेपर हो तो डाउनलोड करके देखना जरा आप लोग। ये वाले क्वेश्चन में 1 सेकेंड है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ओ, जरूरत ही नहीं, सही कह रहा हूँ बात, मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा हूँ बिल्कुल भी। चलो टाइम पीरियड कैलकुलेट ही कर देते हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है t है, तो निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन 2 थीटा, नहीं साइन थीटा अपॉन g। तो यहां से कितना आएगा, 2 इंटू 10 अपॉन g। 2 इंटू u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू है 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, और g की वैल्यू हम 10 ही मान ले रहे हैं, 9.8 मान ले चाहो तो 10 मान ले रहे हैं, तो ये 1 सेकेंड आ गई है ना, यहां से लिख लो।
ठीक है, तो अब जरा काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट t, एट t इज इक्वल टू t, कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो b वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ आप लोगों को बता रखी थी मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, याद है किसी को, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा, ये थी नहीं थी? अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके कंपोनेंट करो, ये अगर बीटा है तो u b कॉस बीटा और b साइन बीटा, है ना, और इसमें कंपोनेंट करूंगा तो ये u कॉस थीटा और u साइन थीटा। तो अगर मैं अब वो लगाऊं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन v साइन बीटा इज इक्वल टू u साइन बीटा u साइन थीटा माइनस gt होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर रहेंगे, यही तो बताया था, याद हो तो। अरे ये मैंने फार्मूला भी डायरेक्ट करवाया है आप लोगों को, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। इससे अब वेलोसिटी मिल जाएगी, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, जी की वैल्यू 10 मान ले रहे हैं तो 100, 2 इंटू 100 इंटू टी इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां से आ गया कितना 100 टी स्क्वायर, 100 बार ले रहा हूं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यही तो आ जाएगा काइनेटिक वो वेलोसिटी का स्क्वायर। यस सर। और इससे काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, चलो वो तो निकल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का जुगाड़ ढूंढे, कितनी हाइट पे पहुंचेगा ये भी पता लगा लो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ एक और फार्मूला, H बराबर H इज इक्वल टू ut u साइन थीटा इंटू टी, वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहा हूँ, हाफ gt स्क्वायर, यही तो होगा, इससे हाइट भी निकल आएगी, b स्क्वायर निकल आया, और हाइट कितनी आएगी h इज इक्वल टू ut u साइन थीटा मतलब u साइन 30 कितना हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू टी माइनस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 1 t माइनस टी स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। अब हाइट पता चल गई, वेलोसिटी का स्क्वायर पता चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएंगी। इनका हाफ हाफ कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएंगी, तो एक्शन भी लिख जाएगा। अब तो एक्शन इंटीग्रल आप डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा पेज क्यों खर्च करना, आप लोगों को वरना लंबा लगने लगेगा। तो 0 टू टाइम ऑफ फ्लाइट 1 हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m की वैल्यू 1, हाफ m की वैल्यू 1 और b स्क्वायर मतलब 100, तो ये 50 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, तो ये 50 हो जाएगा ये भी।
टी माइनस टी स्क्वायर। 5 है। हाँ देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सही लिखी है। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल नहीं होगा। टू टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3। करो बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व करो। वन आएगा, टू टी स्क्वायर आएगा, माइनस 2t आएगा। सॉल्व करके आंसर निकालो फटाफट। कितना आया? 110 बाई जी, 100/3। Yes, sir. 33.3. 33.33। यही आंसर है। तो 1 डेसिमल में पूछा है तो 33.3 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। चले आगे। ये समझ में आ गई ये तीनों इक्वेशन, ये वाली, ये मैंने पूरी स्लाइड भी दिखाई थी। जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो ये पूरी स्लाइड भी दिखाई थी मैंने। चल जाए, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स, ये लास्ट टॉपिक है इस लैग्रांजियन का। आप कहीं भी देखेंगे तो यही आपको किसी भी बुक में यही मिलेगा, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स। आप लोगों ने ये बड़ा सुना होगा। आप लोगों की स्टैटिस्टिकल की क्लास हो चुकी है? नहीं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ चुके हो? सर पूरा नहीं हो भी हुआ। वो पढ़ लिया? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पढ़ लिए। हाँ पढ़ लिए। उसमें लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स आए थे? नहीं नहीं आए थे। आए होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सर पर्टिकुलर पढ़ाएंगे तभी आएगा, वो आते ही हैं। आपको याद नहीं होगा कहाँ आए। याद हो कहीं पे अल्फा बीटा आए थे कहीं पे? यस सर, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आए थे? नहीं आए थे? हाँ आए थे सर। यस सर, मैक्सवेल, बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक। ये कंस्टेंट था और एक ये कंस्टेंट था, याद आ रहा है? और ये कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा याद हो तो फर्मी लेवल एनर्जी आई होगी और बीटा डीजेनरेसी। यस सर। आए थे ना? आप मुझे बता सकते हो वहां पर क्यों आए?
और यहां भी पढ़ा रहा हूं मैं। होता क्या है लैग्रेंजे मल्टीप्लायर मेथड, कोई अगर आपसे पूछे, और ये बहुत इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी से भी कहोगे कि हमें लैग्रेंजन आता है तो वो जरूर पूछेंगे लैग्रेंजे मल्टीप्लायर क्या होते हैं बताओ। तो लैग्रेंजे मल्टीप्लायर मेथड क्या है बेसिकली, वो कोई बताएगा या फिर मैं चालू हो जाऊं? सर आप बताइए। बता देते हैं। तो बड़े कम शब्दों में एक लाइन लिख रहा हूं, हमेशा यही बोल देना, एक्सट्रीमाइजेशन of function oblique functional within some constraints। केवल इतनी बात बोलनी है, नहीं मैं नेक्स्ट क्लास में ही ले जाऊंगा, चिंता ना करो, बस आपको मोटिवेट तो कर दूं नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए। तो लैग्रेंजे मल्टीप्लायर मेथड क्या कहता है, एक्सट्रीमाइजेशन ऑफ फंक्शन और फंक्शनल विद इन सम कंस्ट्रेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अपनी लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में ऑप्टिमाइजेशन करना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई अगर आपसे मैं कहूँ अच्छी जिंदगी जियो, तो ठीक है, सब चीजें खरीद ली, सुख सुविधाएं खरीद ली, बेइंतहा पैसा खर्च कर लिया, बेइंतहा लोगों को परेशान कर दिया है, तो कर ही लोगे कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट होने के बावजूद आपको ग्रोथ करनी है और आपको एक्सट्रीमाइज करना है अपने आप को और ऑप्टिमाइज करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। अनु बेटा कुछ कहना चाह रही हैं? अनु मुदगिल, अनु कुछ कहना है बेटा? ये मैं नहीं समझ पाया आपने क्या लिखा है। हाँ बेटा, ये लैग्रांजियन का लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद आपके असाइनमेंट करवाऊंगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सम कंस्ट्रेंट के अंतर्गत आपको किसी चीज को एक्सट्रीमाइज करना, ये सिखाता है कौन, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। ठीक है, अब लैग्रेंजे मल्टीप्लायर मतलब एक्सट्रीमाइजेशन तो अभी हमने सीखा था कि भाई एक्सट्रीमाइजेशन तो आपको पता है कैसे करते हैं, चाहे वो फंक्शन हो चाहे फंक्शनल हो अब तो। लेकिन अगर कुछ कंस्ट्रेंट भी हो तब एक्सट्रीमाइज करना ये बहुत अलग बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं या मैं आपसे कहूं आपके पास मान लो 10 मीटर लंबी रोप है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि आप जमीन घेर लो जाके कहीं ऐसी कॉस्टली जगह पे, आयताकार शेप में, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, तो आप किस शेप में उस रस्सी को लगाओगे जिससे कि आप अधिक से अधिक एरिया अचीव कर लो? डायगोनली। नहीं, जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ जमीन घेर लो, आपने सुना होगा लुटियंस जोन, दिल्ली की सबसे पॉश इलाका, जहां पे एक एक इंच की भी जगह की कीमत बहुत ज्यादा है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी जगह है। अगर आपसे 10 मीटर रस्सी देने के बाद कहूँ आप घेर लो वो जगह, तो आप कौन से तरीके से उसको घेरोगे जिससे मैक्सिमम एरिया कवर हो? स्क्वायर। आप और किसी शेप में, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर बराबर होगा 10, तो आर बराबर हो जाएगा 10/2 पाई। यहां से अगर पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताना।
पाई इंटू 100/4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है। ये हो गया 31.4/4। कितना हुआ ये? ओके 7.85 1.85। अगर स्क्वायर की टर्म्स में करो तो यही तो होगा 2.5 2.5। सभी तो 10 हुई। इसका एरिया कितना होगा? 6.25 0.5 का स्क्वायर हाँ? कितना आया? 6.25 6.25 6.25 और ये कितना आया था? 7.85 यानी कि वैसे तो इसमें फायदा है, लेकिन अगर मैं एक कंस्टेंट और लगा दूं कि आपको सर्कुलर फॉर्म में नहीं रेक्टेंगुलर शेप में ही घेरना है, तो इस तरीके के फिगर में फायदा है, मतलब इस तरीके से घेरने में फायदा है। तो ये होमवर्क क्या होना चाहिए बिफोर मैनेजिंग दिस एरिया, वो होमवर्क मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे आपको शुरू में ही इस कैलकुलेशन को कर लेना है, जिससे कि आप एक्सट्रीमाइज कर सके चीजों। ठीक है, तो आज ही मेरी क्लास शाम को भी है। आप लोग शाम तक फ्रेश रहना, बिल्कुल मतलब मूड ठीक रखना। और शाम को ये 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में मैक्सिमम या 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का असाइनमेंट करवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना असाइनमेंट में बहुत कुछ है करवाने के लिए। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। एक बार आप लोग असाइनमेंट के लिए अपनी कॉपी जरूर देख लेना। अगर कॉपी में क्वेश्चन आपके है तो मैं असाइनमेंट में केवल ये बोलूंगा ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। जो नहीं होगा बस वही डिस्कस करूंगा, लेकिन सीक्वेंस से करूंगा, 1 2 3 4 सब बताता हुआ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कर लेना अपने घर पे बैठे हुए। आप लोग 1 घंटे बैठना कि कौन से सवाल हो चुके हैं कौन से नहीं हुए। ठीक है, शाम को मिलते हैं। हैव ए गुड डे। शाम तक आप लोग स्लाइड दिखा दीजिए स्लाइड ओके। टेस्ट में कितना आएगा? लैग्रांजियन और बेसिक मैकेनिक्स जितना आज शाम तक पढ़ा दूंगा उतना। टेस्ट का सिलेबस जितना आज शाम तक पढ़ाया गया है वो सब। ग्यारहवीं स्लाइड ब्लैंक है। सर इससे पहले 2 स्लाइड बहुत जल्दी जल्दी मूव करती। ये ब्लैंक है स्लाइड। सर बैक कर दीजिए 1 मिनट 15।
यहाँ से कल आज शाम को स्टार्ट करूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।